हेलो स्टूडेंट्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स का लेक्चर 2 शुरू करते हैं। लेक्चर 1 में हम लोग ने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग सेकंड लॉ पढ़ेंगे वेक्टर्स को ऐड करने का। सेकंड लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। ट्रायंगल लॉ में जैसे हम लोग ने एक ट्रायंगल बना के रिजल्टेंट निकाला था, वैसे पैरेललोग्राम लॉ में पैरेललोग्राम बना के रिजल्टेंट निकालेंगे, है ना। तो ये लॉ ये बोलता है कि इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम जॉइन टेल टू टेल, उसमें हम लोगों ने हेड टू टेल बोला था, इसमें टेल टू टेल है। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट एंड पॉइंटिंग अवे फ्रॉम इट, है ना। अब इसका मतलब क्या है, ये बोलता है कि अगर दो वेक्टर्स की हम लोगों ने टेल ज्वाइन की, दो वेक्टर्स की हम लोगों ने टेल ज्वाइन की और पैरेललोग्राम बना लिया उससे, ना। दो वेक्टर्स से हम लोगों ने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। तो ये दो वेक्टर्स मान लो, तो ये ए वेक्टर हो गया और ये दूसरा वेक्टर, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको दोनों की टेल कोइंसाइड करानी है, ठीक है। तो ये कर लिया। अब क्या करो, लॉ बोलता है कि तुम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए इसके पैरेलल यहाँ पे बनाया मैंने और इसके पैरेलल अब यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने बना लिया, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के दो डायगोनल है, मेरे काम का कौन सा है, डायगोनल जो कॉमन पॉइंट से पास करे, डायगोनल जो कॉमन पॉइंट से पास करे। तो यही वो डायगोनल है जो कॉमन पॉइंट से पास करेगा। तो लॉ बोलता है कि ये तुम्हें रिजल्टेंट देगा, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन देगा। और इसमें ये भी बोला था कि इसकी डायरेक्शन कैसे लेनी है, ये कॉमन पॉइंट से अवे पॉइंट करना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा अपने को। तो ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब इसमें वो वाला क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, ज्योमेट्रिकल वाला, जैसे मैं तुमको दो फोर्सेस दे दूंगा और बोलूँगा दो फोर्सेस को ऐड करके बताओ, एक 10 न्यूटन का दे दिया, दूसरा भी 10 न्यूटन का दे दिया, इनके बीच का एंगल दे दिया, तो स्केलिंग से हम लोग उसमें, जैसे वहाँ पे ट्रायंगल लॉ में किया था, हम लोग ने स्केलिंग से दो वेक्टर्स को ड्रॉ किया था, है ना। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का लेंथ का एक वेक्टर बनाया था, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लेंथ का एक वेक्टर बनाया था, ठीक है। तो ये 10 न्यूटन फोर्स का एक रिप्रेजेंट कर रहा था, ये 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने वहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट किया था। ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए जो थर्ड साइड हमको बनानी पड़ रही थी, वही हमें रिजल्टेंट दे रहा था। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की लेंथ का एक वेक्टर बनाएंगे, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लेंथ का एक वेक्टर बनाएंगे। ये 10 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये 10 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ इसके पैरेलल यहाँ पे बना लेंगे, इसके पैरेलल यहाँ पे बना लेंगे, तो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम हो गया। अब कुछ मत करो, स्केल उठाओ और यहाँ पे ये लेंथ नाप लो, ठीक है। तो ये जो स्केल की जो लेंथ आएगी, मान ले तुम्हारा 15 सेंटीमीटर आ गया, 15 सेंटीमीटर लेंथ आ गई तुम्हारी। तो 15 सेंटीमीटर अब, है ना, 15 सेंटीमीटर हमको बता रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। अब उसकी स्केलिंग हम लोगों ने क्या ली थी, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन लिया था। तो 15 सेंटीमीटर किसको करस्पॉन्ड करेगा, वो करेगा 15 सेंटीमीटर मतलब 15 न्यूटन हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा तुम्हारा 15 न्यूटन, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स आएगा 15 न्यूटन। अब ये भी चाहिए होगा कि यार जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके लिए हमको एंगल मेजर करना पड़ेगा। एंगल कैसे मेजर करेंगे, प्रोट्रैक्टर यहाँ पे लगा देंगे और इसको मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब फिर उसमें भी वैसी दिक्कत आएगी यार, किसी का आंसर कुछ आएगा, किसी का आंसर कुछ और आएगा, मतलब थोड़ा बहुत एरर आएगा, सभी में थोड़ा ना कुछ एरर आएगा। जहाँ पे मेजरमेंट आ जाता है वहाँ पे एरर आता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे क्या पढ़ा था, एनालिटिकल मेथड से हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया था। फॉर्मूले से सही आंसर आएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा करके देखते हैं। तो वो करने के लिए मैंने क्या किया, जैसे वहाँ पे किया था कि यार यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो ये यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। किसको परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये वाली लाइन को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल को थीटा ले लो। ये थीटा क्या है, बेसिकली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ही है। ध्यान से देखो, दोनों की टेल जॉइंट है और दोनों में से दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल। छोटा एंगल है ये, तो ये हुआ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। चलो ये कर लिया अपन ने। अब ये अगर थीटा होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। अब ये लेंथ है ना, ये लेंथ वेक्टर
बी के मैग्नीट्यूड को करस्पॉन्ड करेगी, ये लेंथ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को करस्पॉन्ड करेगी। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, है ना, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये भी बी होगा, तो ये बी हो गया, तो ये फिर बी साइन थीटा हो जाएगा, ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से रिजल्टेंट जो आएगा तुम्हारा, रिजल्टेंट का स्क्वायर, है ना। अब ये कितना हो गया, ये ए था, ए और ये बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा लिख लेते हैं, बी ये साइन थीटा हो जाएगा, बी साइन थीटा और ये बी कॉस थीटा और ये ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हम लोग फिर से लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, इसकी लेंथ का स्क्वायर प्लस ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं फिर से, ठीक है, और ये बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, जहाँ पे थीटा होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। ये वही फॉर्मूला आया जो हम लोग ने वहाँ पे पढ़ा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला आना भी चाहिए था। अगर दो वेक्टर्स को ऐड करें तो कोई भी मेथड यूज़ करो, आंसर एक ही आना चाहिए, है ना, और वो आ भी रहा है, ठीक है। और उसी में जैसे हम लोग ने उसकी डायरेक्शन निकाली थी, उसमें जैसे हम लोग ने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकाली थी, वैसे यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। हमको पूछ लिया, मान ले अल्फा एंगल बताओ, अल्फा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विद वेक्टर ए, तो tan अल्फा लिखेंगे हम लोग। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट इज बी साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये लेंथ इज ए प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। इससे ये भी वही आया जो वहाँ पे पढ़ा था, तो आना भी चाहिए, ठीक है। ये हो गया, इस तरह से हम लोग इससे रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। अच्छा, एक ये वाले लॉ में खासियत है क्या कि इसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डायरेक्टली दिख जाता है। जैसे ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, सीधा एंगल बिटवीन टू वेक्टर डायरेक्टली दिख जाता है। उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, जैसे ए इधर ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, तो गलती से बच्चे क्या करते हैं, ये वाला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं है, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं होता, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यहाँ पे आता है, गड़बड़ी होने के चांसेस है ना। तो इसलिए ये वाले लॉ में क्या है खासियत कि इसमें डायरेक्टली एंगल बिटवीन टू वेक्टर दिख जाता है ना, इसलिए ये लॉ ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लिया अपने को बोला कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम। क्या बोला मैंने, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, है ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है, कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, और इनका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, क्या मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इसको कुछ एक्स ले लो, है ना। क्वेश्चन ये था, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। तो क्या करेंगे, रिजल्टेंट ये वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो पुट किया मैंने, तो मैंने लिखा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं फॉर्मूला लिखूंगा पहले, 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। अरे आर की वैल्यू भी एक्स है, ए की वैल्यू भी एक्स है, बी की वैल्यू भी एक्स है, उसमें पुट कर दो, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मारा, एक्स स्क्वायर उधर चले गया एक, ठीक है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो इसने इसको मार दिया, तो कॉस थीटा आ गया तुम्हारे पास -1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करें, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे कि यार ये जो है कॉस की वैल्यू में किस में हाफ आता है, कॉस 60 डिग्री में आता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये माइनस है ना, तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी कि यहाँ पे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180, पाई मतलब 180। मैथ्स में तुम्हारा हुआ कि नहीं पता नहीं, तो पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 180 माइनस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 120 डिग्री। हो गया सॉल्व, ठीक है। इसको उतार लीजिए, चलिए
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लिया अपने को ऐसा दे दिया कि एक ब्लॉक रखा है 2 kg का, फ्री स्पेस में रखा हुआ है। फ्री स्पेस में रखा हुआ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं। इसमें मान लिया अपने को बोल दिया कि 30 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था और 40 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, तो क्या होगा, ब्लॉक मूव करेगा, किधर मूव करेगा, ये एक फोर्स हो गया, ये दूसरा फोर्स हो गया, है ना। चलो ठीक है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो अपने को बोला गया क्या, मास भी दे दिया है, अपने को बोला गया ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो, है ना। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्क्रीन को पॉज करो और ट्राई करो। चलिए, तो ठीक है, ऐसा है। तो मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ किया। तो ये देखा कि यार ये 30 न्यूटन का फोर्स था और ये दूसरा 40 न्यूटन का फोर्स था। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो वो फार्मूला मेरे को याद ही है। तो रिजल्टेंट इक्वल टू हम लोग लिखेंगे √(a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स और ये है 90 डिग्री, तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो रिजल्टेंट इक्वल टू आ जाएगा √40² + 30²। तो 40² + 30², तो ये आएगा 1600 + 900, है ना। तो यहाँ पे 2500 आएगा। तो 2500 मतलब यहाँ पे आ गया 50 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स जो आएगा वो 50 न्यूटन का है। मुझे ये नहीं पूछा था, मुझे एक्सेलरेशन पूछा था, है ना। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कौन सा, नेट फोर्स, ये है हमारा नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स इज कितना, 50 न्यूटन। तो 50 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 25 मीटर/सेकंड²। ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ से ये फिर से इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही है ना। अब नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये एंगल मेरे को निकालना पड़ेगा, अल्फा एंगल मुझे बताना पड़ेगा कि यार हॉरिजॉन्टल के साथ कितना, या 40 न्यूटन वाले फोर्स के साथ एंगल कितना बन रहा है। तो मेरे पास फॉर्मूला है tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ठीक है, लिख लो। तो tan अल्फा इक्वल टू b की वैल्यू है 30 cos ऑफ थीटा। cos थीटा मतलब tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ठीक है, ये वो गड़बड़ी बोल दी थी मैंने, है ना। तो tan अल्फा इक्वल टू b कितना है 30 sin 90 डिवाइडेड बाय 40 a + b cos थीटा। a + b इज 30 इंटू cos ऑफ 90। तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो हमारे पास बचा 3 डिवाइडेड बाय 4। तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाय 4। अब तुमको एक ट्राइंगल पढ़ाया था, स्पेशल ट्राइंगल, है ना। उसमें तुम देख के बता सकते कि जो अल्फा है वो 37 डिग्री होना चाहिए। हो गया, है ना। अब इस पर अब 3 क्वेश्चन मैं दूंगा जो अपने को यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए, तो ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी, है ना। 4 ऑप्शन दे दिए। अब 2 फोर्सेस को ऐड करने के लिए उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, लेकिन एंगल नहीं पता है, इसलिए उसने 4 ऑप्शन दिए कि इसमें से पता करो कौन सा है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स निकालना सिखाया था, या मैक्सिमम रिजल्टेंट एंड मिनिमम रिजल्टेंट निकालना सिखाया था। मैंने रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है, जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 होगा, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 होगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये जो चीज़ है वो क्या बन जाएगी, √a² + b² + 2ab, मतलब a + b का होल स्क्वायर। तो वो अंडर रूट के बाहर आएगा तो a + b बचेगा, है ना। तो R मैक्स हम लोगों ने पढ़ा था, वो सीधा मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम हो जाता, A के मैग्नीट्यूड का और B के मैग्नीट्यूड का सम हो जाता। फिर वहाँ पे R मिनिमम पढ़ा था हम लोग ने। R मिनिमम कब आता है, जब दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे cos 180 डिग्री आ जाएगा और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बचेगा, जिसका अंडर रूट तुम लोगे, मतलब इसके अंदर आएगा a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, तो उसका अंडर रूट लोगे तो a माइनस बी आएगा, तो आर मिनिमम की वैल्यू होगी a माइनस बी का मतलब है दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, और जो तुम्हारा रिजल्टेंट है इनके बीच में ही लाई करेगा, या इनके इक्वल भी हो सकता है, इनके इक्वल हो सकता है या इनके बीच में लाई करेगा। अब देखो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आ सकता है 60, मिनिमम कितना आ सकता 10 माइनस 6 मतलब 4, तो 4 और 6 के बीच में वैल्यू आ सकती, या 4 और 16 के बीच में वैल्यू आ सकती, 4 और 16 के बीच में वैल्यू आ सकती, या 4 भी हो सकती है और 16 भी हो सकती है। इसमें से ऑप्शन चेक करो तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 2 न्यूटन तो कभी आ ही नहीं सकता, 18 न्यूटन की भी कभी नहीं आ सकता, 20 न्यूटन भी नहीं आ सकता, तो आंसर क्या होना चाहिए 8 न्यूटन होना चाहिए, जो कि सही जवाब है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, इफ सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर मतलब a का मैग्नीट्यूड दिया है 12, b का मैग्नीट्यूड दिया है 5, c का मैग्नीट्यूड दिया है 13, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b एंड c एंड a। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि यार a और b के बीच का एंगल निकाल लेते, तो उसके लिए मैंने रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज़ किया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, मतलब थीटा यहाँ से मैं निकाल लूँगा, तो आर स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इज 169 इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर इज 144 प्लस बी स्क्वायर इज 25, तो 144 प्लस 25 144 प्लस 25 इज 169, तो 169 इधर वाले 169 को मार दिया, तो हमारे पास क्या बचा 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो ए बी कॉस मतलब इसका मतलब क्या होगा 2ab कॉस थीटा इक्वल टू 0, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब मेरे को समझ में आ गया कि ए और बी जो है वो परपेंडिकुलर है, ए और बी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ए वेक्टर ऐसा बना लिया और मैंने बी वेक्टर ऐसा बना लिया ट्रायंगल लॉ से, और ये हो गया मेरा सी वेक्टर, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए और बी, सी और ए के बीच में एंगल, ठीक है, तो ये एंगल मुझे निकालना है, इस एंगल को कुछ बोल दो अल्फा, ठीक है, तो अल्फा वाला फॉर्मूला लगा दो जो तुमने पढ़ा, या तो सीधा डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, ट्रिग्नोमेट्री से जल्दी आ जाएगा। ये अगर ए वेक्टर है तुम्हारा, तो इसकी लेंथ तुम्हारी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, इसकी लेंथ तुम्हारी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, इसकी लेंथ सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। तो तुमने सीधा सीधा यहाँ से कॉस अल्फा ले लिया, ये टैन अल्फा, हाँ यही एंगल निकालना है ना, तो यहाँ से टैन अल्फा ले लो या कॉस अल्फा ले लो या कुछ भी ले लो, साइन अल्फा ले लो, कुछ भी ले लो, तो तीनों वैल्यू अपने को पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टैन अल्फा ले लो, तो टैन अल्फा इक्वल टू आएगा बी का मैग्नीट्यूड है 5 डिवाइडेड बाय 12, है ना, तो टैन अल्फा आ गया तुम्हारे पास, टैन अल्फा इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 12, मतलब अल्फा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 5/12, है ना, तो ये तुम्हारा एंगल हो गया। अब डरना मत, ये परेशान मत होना कि सर 5/12 कौन से एंगल के लिए आता है, तो आंसर तुमको ऑप्शन तुमको इसी तरह से दिया जाएगा, अल्फा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 5/12, उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है ना, उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। आगे चलते थर्ड क्वेश्चन में, इफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन दे कैन प्रोड्यूस। अब तुमको अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। सबसे पहले तुम मैक्सिमम फोर्स मिनिमम फोर्स निकालोगे, उसके बाद एक्सेलरेशन तो सीधा सीधा फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता है, तो मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा दोनों का सम, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम मतलब 35, है ना, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिनिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा 20 - 15 मतलब 5, ठीक है। तो हाँ, मैक्सिमम फोर्स तुमने निकाल लिया, मिनिमम फोर्स तुमने निकाल लिया, अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 17.5, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन तुमने निकाला 17.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और मिनिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा, मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए मिनिमम फोर्स 20 - 15 इज मिनिमम फोर्स, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो फोर्सेस या वेक्टर्स जो ऐड किए हैं वो दो करके, मतलब 2 ही वेक्टर को ऐड किए। अब मान ले मेरे को जैसे 3 वेक्टर को ऐड करने के लिए बोला जाए, मान ले मेरे को 3 वेक्टर को ऐड करने के लिए बोला जाए, जैसे मेरे को 3 वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और उनको बोला जाए कि तुम अभी ऐड करके बताओ, ठीक है। तो ये मान लेते ये ए वेक्टर ऐसा है,
मान लो यहाँ पे बी वेक्टर कहीं पे दिया है ना, और मान लो यहाँ पे सी वेक्टर कहीं पे दिया है, ठीक है। तो ये तो मुझे पता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर को और सी वेक्टर को मैं कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ऐसा ये दिमाग लगाते हैं कि ऐसा करते पहले ए और बी वेक्टर को जोड़ लेते, फिर उनका जो एडिशन आएगा उसमें सी वेक्टर जोड़ लेंगे। बिल्कुल सही मेथड है, ठीक है। तो सबसे ए और बी को जोड़ने के लिए मैंने क्या किया, इसको बी को इसके यहाँ पे बना दिया, इसके हेड पे बना दिया ताकि ट्रायंगल लॉ फॉलो हो जाए। तो मैंने क्या किया, बी को यहाँ पे बनाया तो हो गया, तो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ बोलता है कि ये जो क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल होगी वो तुम्हें रिजल्टेंट देगी, और मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम देगी। तो ये रिजल्टेंट आ गया अपने पास, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सी वेक्टर को इसी के ऊपर बना लिया, सी वेक्टर को इसी के ऊपर बना लिया, तो ये सी वेक्टर बना लिया, ठीक है। अब ये इसको आर वेक्टर कुछ नाम दे दो, है ना, इसको कुछ आर वेक्टर नाम दे दो। तो ये आर वेक्टर के हेड पे ये सी वेक्टर बना है ना। क्या इन दोनों के लिए भी मैं ट्रायंगल लॉ लगा सकता, इन दोनों के लिए भी मैं ट्रायंगल लॉ लगा सकता। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो क्लोजिंग साइड होगी ट्रायंगल की, क्लोजिंग साइड होगी ट्रायंगल की, वो मुझे रिजल्टेंट देगी, इसको रिजल्टेंट को आर डैश बोलो। रिजल्टेंट मतलब ये दो वेक्टर जो लिखे इनका सम, मतलब आर वेक्टर और सी वेक्टर का सम, है ना। तो आर डैश वेक्टर इक्वल टू आ गया मेरे पास आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इस तरह से हम तीन वेक्टर को जोड़ सकते हैं, 3 हो या 4 हो या 5 हो, तो क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ को ही बार बार यूज़ करके जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग थर्ड लॉ पढ़ते हैं एडिशन का, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर को जोड़ने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये बेसिकली वही है, ट्रायंगल लॉ को ही हम लोग बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मान ले मैं अगर इसको ये नहीं बनाता, इसको अगर ये वाली लाइन नहीं बनाता तो क्या होता। अब मैं डायरेक्टली अगर ऐसा करता कि तुम ए वेक्टर ले लो, ठीक है, और ये बी वेक्टर ले लो। अब लॉ का नाम क्या है, पॉलीगॉन लॉ, ठीक है। तो पॉलीगॉन बनना चाहिए, तो मैंने ए वेक्टर बना दिया, बी वेक्टर बना दिया, बी वेक्टर इस तरह से बनाया कि वो उसकी टेल ए वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करे। फिर मैंने क्या किया, सी वेक्टर को बनाया, सी वेक्टर को इस तरह से बनाया सो दैट उसकी टेल बी वेक्टर की हेड के साथ कोइंसाइड करे, हो गया। अब लॉ का नाम क्या है, पॉलीगॉन लॉ, तो पॉलीगॉन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पॉलीगॉन कंप्लीट करने के लिए मैंने चौथी साइड इसकी बनाई, है ना। तो चौथी साइड इसकी बनाई जो पॉलीगॉन को क्लोज कर रही है, तो यही मुझे रिजल्टेंट देगी, यही मुझे रिजल्टेंट देगी। रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर देगी। देखो ये और ये सेम ही है ना। तो या तो ट्रायंगल लॉ को ट्रायंगल लॉ को 2 बार यूज करो, या सीधा सीधा एक के ऊपर दूसरा वेक्टर बनाओ, दूसरे के ऊपर तीसरा वेक्टर बनाओ और फिर पॉलीगॉन को क्लोज कर दो। तो जो क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगॉन की वो मुझे रिजल्टेंट देगी, लेकिन उसकी भी डायरेक्शन कैसे लेनी है, रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स कैसे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, तो इसकी आर वेक्टर की डायरेक्शन इधर ना लेते हुए मुझे इस डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन है टेकन इन रिवर्स ऑर्डर गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन भी लिख लेते। डेफिनेशन तो मैंने बोल ही दी वैसे, लेकिन लिख लेते। क्या डेफिनेशन है, इफ 3 और मोर वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगॉन joined head to tail, then the closing side of polygon taken in reverse order gives the resultant of सम ऑफ दैट वेक्टर्स, है ना, सम ऑफ दैट वेक्टर। तो ये है इसके डेफिनेशन। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, तब तक ये उतार लीजिए आप लोग। चलिए, तो इसके ये डेफिनेशन है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। इफ 3 और मोर वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय adjacent sides of polygon, then the closing side of polygon taken in reverse order gives the resultant, है ना। ये डेफिनेशन, इसका मतलब ये है कि अगर ए वेक्टर ऐसा बनाया है तुमने, ये दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर और तुम्हारे पास यहाँ पे सी वेक्टर है, तो तुम क्या करो, एक पॉलीगॉन, इस पॉलीगॉन को क्लोज कर दो, तो ये तुम्हें रिजल्टेंट देगा, लेकिन इसके डायरेक्शन भी कैसे लेनी है, रिवर्स ऑर्डर में। ये सेम ऑर्डर चल रहा था, इसके अपोजिट ऑर्डर में लेनी है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए, अब ऐसा ही किसी ने अगर क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, ऐसा क्वेश्चन कि अगर 4 वेक्टर है ना, इफ 4 वेक्टर्स रिप्रेजेंट द 4
एडजेसेंट या 4 एडजेसेंट लिखने की जरूरत, 4 साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन in same order, then their resultant will be, है ना। ये क्वेश्चन के बारे में सोचो, इफ 4 वेक्टर रिप्रेजेंट द 4 साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इन सेम ऑर्डर, है ना, सेम ऑर्डर में होने चाहिए, देन देयर रिजल्टेंट विल बी, सोचिए थोड़ा सा। चलिए तो इसको ऐसा करके देखते हैं। मान ले तीन अगर वेक्टर लूँ मैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो मुझे क्या दे रहा है, ये दे रहा है, ये रिजल्टेंट हो गया, है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इन तीनों का एडिशन ये आ रहा है ना। अब यहाँ पे एक चौथा वेक्टर दिया है जिसका जो पॉलीगॉन को क्लोज कर रहा है लेकिन सेम ऑर्डर में, मतलब अगर पॉलीगॉन को अगर क्लोज कर रहा होगा तो इसका मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू दिसका मैग्नीट्यूड, है ना, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो ये कुछ नया वेक्टर है डी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो रिजल्टेंट के बराबर है, किसके रिजल्टेंट के बराबर, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के बराबर, के मैग्नीट्यूड के बराबर, है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो तुमको नहीं लगता ये इसको कहा जाएगा, मतलब ये इसको ख़त्म कर देगा, है ना। ये ऐसी बात हो गई कि यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर को नल वेक्टर बोला जाता है ना। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन जो है कोई भी आर्बिट्री हो, जो डायरेक्शन चाहिए वो ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। बहुत सिंपल है, अगर तुमको एडिशन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया होगा और तुम्हें नेगेटिव वेक्टर समझ में आ गया होगा तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए कोई अलग से लॉ नहीं है, एडिशन ऑफ वही लॉ है जो हम लोग ने एडिशन में पढ़े, ठीक है। तो ये डिफाइन ऐसे डेफिनेशन लिख लेते। अब मान ले मेरे को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है और ये मेरा रिजल्टेंट है, ठीक है। तो इसको डिफाइन किया जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर from subtraction of b vector from a vector is defined as the addition of, है ना, सब्ट्रैक्शन को डिफाइन कर रहे हैं एडिशन से, एडिशन ऑफ माइनस या एडिशन ऑफ नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर टू ए वेक्टर, है ना, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर टू ए वेक्टर। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को मान ले 2 वेक्टर दे दिए, ये ए वेक्टर दे दिया और मान ले ये बी वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और इनके बीच में बस बढ़िया से एंगल दे दिया थीटा। तो ये जो चीज़ है ये मुझे रिजल्टेंट देगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम देगा। तो ये चीज़ मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम देगा, लेकिन मुझे क्या निकालना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। तो इसको ये चीज़ बोल रहा है कि क्या करो तुम, सब्ट्रैक्शन ऑफ, अगर तुमको बी वेक्टर करना है ए वेक्टर से तो तुम क्या करो, बी का निगेटिव वेक्टर को ऐड कर दो ए वेक्टर में, है ना। मतलब इसको ऐसा पढ़ेंगे हम लोग कि ए वेक्टर में ऐड किया हुआ है माइनस बी वेक्टर, है ना। अब माइनस बी वेक्टर क्या होता है, अब जैसे अगर ये ए वेक्टर है तो उसका निगेटिव वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन इसकी डायरेक्शन एकदम अपोजिट हो, जैसे यहाँ पे माइनस बी वेक्टर लिखा है तो बी वेक्टर अगर इधर है तो माइनस बी वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा,
है ना, माइनस बी वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग एक वेक्टर ये हुआ, दूसरा वेक्टर ये हुआ, तो जो क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल है वो मुझे रिजल्टेंट देगी, है ना, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल मुझे रिजल्टेंट देगी। मतलब ये रिजल्टेंट हुआ मेरा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का सम, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का सम, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, सिंपल, इसको वेक्टर जैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा होगा, ठीक है, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए होगा, ये टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब मुझे दो वेक्टर जो ऐड करना है वो है, एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है माइनस बी वेक्टर। अगर इनको ऐड करना है ट्रायंगल लॉ के फॉर्मूले से मुझे ऐड करना है, तो मुझे इनके बीच का एंगल चाहिए होगा। तो ए वेक्टर इधर जा रहा है, माइनस बी वेक्टर इधर जा रहा है, तो इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो 180 माइनस थीटा विल बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हुआ, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर हुआ तुम्हारा 180 माइनस थीटा। अब कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा अपने को, डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको ऐसा ही लिखते हैं ना, आर, है ना, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। अब इसमें एक चीज़ बच्चे गलती करते हैं, वो ये है कि उसमें जैसे यहाँ पे माइनस भी लिए तो वो लोग यहाँ पे भी माइनस पुट कर देते हैं, समझ में आया, यहाँ पे भी माइनस पुट कर देते हैं और ये भी माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे फिर फाइनली एडिशन हो जाता है। अब ध्यान दो, ये ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वो कभी निगेटिव नहीं होगा। किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होगा, किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होगा, है ना। जैसे किसी ने पूछा मेरे को कितना चले, 2 मीटर, है ना, 2 मीटर चला मैं, ठीक है, तो वो 2 मीटर कभी निगेटिव नहीं आएगा, कोई भी डायरेक्शन में चलो, उसका मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वो ए और बी हमेशा पॉजिटिव लेना। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, तो रिजल्टेंट आ गया तुम्हारे पास, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर तुमको डायरेक्टली ए और माइनस बी वेक्टर में एंगल दिया है तो सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर देना, सीधा यहाँ पे पुट कर देना। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया तुमने। अब तुमको ये भी तो पूछ सकते हैं कि बताओ यार, ये जो तुम्हारा रिजल्टेंट है ए वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है ना, ए वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है। तो तुमने फॉर्मूला लगाया tan अल्फा वाला, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो बी साइन थीटा मतलब बी साइन ऑफ यहाँ पे 180 माइनस थीटा। अब फिर से b को निगेटिव मत कर देना, यहाँ पे b इज वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, a कितना है, a है, प्लस b इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा। और साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस b कॉस थीटा, हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम लोग कर लेते हैं, तो इसको उतार लीजिए आप। मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया है अपने को कि बोला गया कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखा गया कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना। तो अपने को पूछा गया कि तुम थीटा निकालो, फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, a और b के बीच में एंगल निकालो। तो हम लोग सीधा रिजल्ट मान ले, a वेक्टर ऐसा है और तुम्हारा b वेक्टर ऐसा है, तो और ये एंगल जो है थीटा इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो सीधा ये क्या लिखा है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया तुमको, मतलब ये आता है a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये इक्वल टू आ जाएगा a माइनस b वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये कहाँ से समझ में आया मुझे, ये अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, वहीं से लिखा है, ठीक है। तो रूट कैंसिल हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0 आया,
है ना। तो cos थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा इक्वल टू π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान ले पार्टिकल जो है एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए और कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वो घूम रहा है, ठीक है। ए पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट दे दिया, सी पॉइंट दे दिया और डी पॉइंट दे दिया। इस जगह पे और वो बोला गया कि वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है ना। तो कांस्टेंट स्पीड से मतलब यहाँ पे भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी, यहाँ पे सब जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अपने को ऐसे दे दी, तो ये 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इसकी इस डायरेक्शन में, है ना। अब अपने को बोला गया तुम क्या करो, वेलोसिटी वेक्टर VA माइनस VB करके बताओ, तुम VA माइनस VC करके बताओ, तुम VC माइनस, है ना, VC माइनस VD करके बताओ, ठीक है। तो सिंपल ये चीज़ करनी है अपने को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना मतलब है एक के निगेटिव वेक्टर को दूसरे में जोड़ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर को लिखा VA प्लस माइनस VB वेक्टर, ये लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे VA वेक्टर प्लस माइनस VC वेक्टर, है ना, यहाँ पे लिखा VC वेक्टर प्लस माइनस VD वेक्टर लिखा, है ना। अब सब जगह वेलोसिटी देख लो, ए की वेलोसिटी कैसी, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें क्या जोड़ना है, माइनस बी वेक्टर जोड़ना है। बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, माइनस बी वेक्टर 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इसको यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने हाँ VA किसको जोड़ना है, एक तो VA, है ना, एक VA हो गया और उसमें क्या जोड़ना है, माइनस VB, है ना। तो ये माइनस VB हो गया। अब इनका रिजल्टेंट बेसिकली ये आएगा, है ना। तो ट्रायंगल लगा लो, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा तुम्हारा 10√2, है ना। सिमिलरली इसका भी कर सकते हैं, VA माइनस VC, VA इधर है, VC इधर है, माइनस VC करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में आ गए, है ना। यहाँ पे कितना आया था हमारा 10√2 आ गया था। यहाँ पे कितना आया, VA माइनस VC 10 + 10 20, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे VC माइनस VD, है ना, VC माइनस VD। तो VC ऐसा है ना, VC ऐसा है, VD नीचे की तरफ है, माइनस VD ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो VC इस डायरेक्शन में, VD इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट, अच्छा इसको इधर बनाते, है ना, VD इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट तुम्हारा ये आ जाएगा VC माइनस VD, ठीक है, हो गया। अब ये कितना आएगा, सीधा सीधा ये 10 है, ये 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड, हो गया, है ना। इस तरह से सब्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्शन मतलब बस इतना ध्यान रखना कि एक वेक्टर में दूसरे का निगेटिव जोड़ देना, बस लिख लो इसको। अब कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको ट्राई करो, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स A एंड B is 3:1, ठीक है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू x इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B फाइंड x, है ना। मैक्सिमम मिनिमम अपने को पता ही है, मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है A प्लस B, मिनिमम रिजल्टेंट होता है A माइनस B। तो A प्लस बी डिवाइडेड बाई A माइनस B इक्वल टू 3:1 दिया है। तो अपने को A कितना टाइम्स मतलब A इक्वल टू A कितना टाइम्स है B के, वो अपने को बताना है। तो x की वैल्यू अपने को निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B, देन एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, ठीक है। A वेक्टर और B वेक्टर में एंगल पूछा गया, ठीक है। अब मेरे को क्या दिख रहा है, अगर मैंने A वेक्टर इधर बनाया ऐसा, और मान ले मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करूँ, तो रिजल्टेंट जो है वो इधर आ रहा है ना, रिजल्टेंट जो है वो इधर आ रहा है। और पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्टेंट डायगोनल होता है, डायगोनल रिजल्टेंट बताता है। तो B वेक्टर को कहीं यहाँ पे आना चाहिए, B वेक्टर को यहाँ पे कहीं आना चाहिए। तो ये B वेक्टर है, ठीक है, B वेक्टर है।
तो चलिए ठीक है, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। तो पैरेललोग्राम हम लोग ने कंप्लीट किया तो इस तरह का आया। तो मेरे को ये वाला एंगल निकालने बोला गया, ये वाला एंगल मेरे को थीटा निकालने बोला गया। अब ये तो एंगल 90 दिया है मेरे को, और मेरे को ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट, अब ये जो रिजल्टेंट है बोला गया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हाफ। ठीक है, तो उसमें से मेरे को बताना है कि यार ए और बी में कितना एंगल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री अपने को आना चाहिए। इस एंगल को अल्फा ले लो, बाकी ट्रिग्नोमेट्री का खेल है। ठीक है, इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। थर्ड क्वेश्चन, इन गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर अ कार ट्रेवल 75 किलोमीटर नॉर्थ, 60 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट एंड 20 किलोमीटर ईस्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू सिटीज इज, है ना। अपने को बोला गया कि 1/√2 की वैल्यू तुम 0.7 ले लो, और अपने को 4 ऑप्शन दिए गए, है ना। ये करने से पहले अपने को थोड़ा बहुत डायरेक्शन का सेंस होना चाहिए। जैसे ऊपर हम लोग नॉर्मली लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, ऊपर हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन लेते हैं, नॉर्थ के अपोजिट आता है साउथ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन होती है ईस्ट और ये डायरेक्शन होती है वेस्ट, ये हमको पता है। ठीक है, और भी जैसे ये डायरेक्शन जो यहाँ से 45 डिग्री एंगल बनाती है, इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, है ना। इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, है ना। इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं और इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सब कुछ एंगल, सारे एंगल, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, सब सारे एंगल 45 डिग्री। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें होती है, जैसे मैंने बोला कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, है ना। इस तरह के सेंस का क्या मतलब, इस तरह के डायरेक्शन का क्या मतलब है, ये नॉर्थ हो गया, सॉरी ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। मैंने बोला 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना। तो वेस्ट के नॉर्थ में, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना। वेस्ट के 30 डिग्री नॉर्थ में, मतलब वेस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए, तो ये वाली डायरेक्शन होगी, है ना। मैंने बोला 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ के ईस्ट में, साउथ के ईस्ट इधर है, तो 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, इस डायरेक्शन को बोलेंगे 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब क्या होगा, ईस्ट के 50 डिग्री नॉर्थ पे, है ना। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है, नॉर्थ की तरफ मुड़ना है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्शन होते हैं। अब यही इसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। इन गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर अ कार ट्रेवल 70 किलोमीटर नॉर्थ, है ना, 75 किलोमीटर नॉर्थ। तो इस तरह से नॉर्थ डायरेक्शन में 75 किलोमीटर ये जा रहा है। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि इसके बाद 60 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट जा रहा है। नॉर्थ वेस्ट कहाँ आती है, इधर, तो नॉर्थ वेस्ट गया यहाँ से कितना, 60 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं हुई हमको। फिर बोला गया 20 किलोमीटर ईस्ट गया, 20 किलोमीटर ईस्ट, यहाँ पे कहीं पे 20 किलोमीटर ईस्ट गया। ठीक है, ठीक है, ये ऐसा दिया गया अपने को। अच्छा, एंगल कुछ पता है क्या अपने को, हाँ ये एंगल पता है, ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो अपने को बोला गया इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट की दूरी। तो ट्राई करो और आता है तो बताओ।